आत्मसम्मान आंदोलन। तमिलनाडु प्रांतीय कांग्रेस में गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियां, शिक्षण संस्थाओं और विधानसभा में स्थान सुरक्षित कराने के लिए प्रस्ताव पारित कराने में अपनी असफलता के कारण पेरियार ने सन 1925 में सदा के लिए कांग्रेस छोड़ दी। उसी वर्ष उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आर्यों के प्रति ब्राह्मण धर्म के प्रति लोगों में विरोध उत्पन्न करना, तमिल भाषा, साहित्य एवं संस्कृति में स्वाभिमान जागृत करना और धर्म तथा ईश्वर के नाम पर चल रहे पुरोहितों के शोषण को समाप्त करना था। प्रोफेसर अरुरन के नाम्बी ने अपनी पुस्तक तमिल विनाशा एंड डाइविडियन नेशनलिज्म में लिखा है कि आत्मसम्मान आंदोलन का लक्ष्य जाति विहीन समाज है और इसकी प्राप्ति के लिए यह जाति और उससे संबद्ध संस्थाएं यानी धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं की आलोचना करना है। अतः आगे चलकर यह आंदोलन ब्राह्मण विरोधी, धर्म विरोधी और ईश्वर विरोधी भी हो गया। E.F. ईसरचियक अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एवं सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ इंडिया में लिखते हैं कि इस आंदोलन का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करके उसके स्थान पर लोगों के बीच, चाहे वह किसी जाति या धर्म के हो या अछूत ही क्यों ना हो, एक जीवन संबंध स्थापित करना। डायरेक्टरी ऑफ नेशनल बायोग्राफीज में पेरियार की इस संबंधित गतिविधियों के संबंध में लिखा है कि सन 1934 से यह स्वतंत्र चिंतन पर आधारित समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने हिंदू धर्म को ब्राह्मण नियंत्रण का हथियार, मनु के कानून को अमानवीय और प्राणों को परियों की कहानियां बताकर आलोचना की तथा जाति व्यवस्था, बाल विवाह एवं जबरन विधवापन पर कटु प्रहार किया। अनीता दिहल ने अपनी अंग्रेजी की शोध पुस्तक पेरियार वी रामास्वामी में बताया है कि पेरियार का मुख्य प्रहार 3 संस्थाओं धर्म, जाति और उत्तर से आए आर्य प्रभाव पर है में लिखित है। पेरियार धर्म को बुराई और अन्याय की जड़ मानते हैं। ब्राह्मण इसका उपयोग अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए करते हैं और उनकी राय है कि उसे हटाकर उसके स्थान पर बुद्धिवाद को स्थापित करना चाहिए, जिसमें उनका असीम विश्वास है। आत्मसम्मान आंदोलन कई तत्वों का मिला जुला परिणाम है, जिसमें बातें मुख्य ये हैं। क्या बातें मुख्य है? नंबर 1, आंदोलन विद्वानों और राजनीतिज्ञों के गत 60 वर्ष के विचारों, दृष्टिकोण तथा गतिविधियों का स्वाभाविक फल है। नंबर 2, इसमें आर काल्डवे, नेशनल ग्रैंड डफ तथा सुंदर पिल्लाई के नस्ल संबंधी सिद्धांत घुले मिले हैं। नंबर 3, द्रविड़वाद को इससे नया
एक व्यापक आकर्षण मिल रहा है। नंबर 4, धन और रूढ़िवादी धर्म के बंधन इसके प्रचार में रुकावट नहीं बन पाए हैं और अपने सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसके नेता और कार्यकर्ता उत्तेजनापूर्ण तरीकों का उपयोग करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं। नंबर 5, उत्तर भारत की तुलना में तमिल संस्कृति और तमिलनाडु राज्य को नया और महत्वपूर्ण स्थान देना उसका सर्वाधिक टिकाऊ उद्देश्य रहा है। नंबर 6, इसमें एक सशक्त ब्राह्मण विरोधी भावना विद्यमान है। और नंबर 7, इसमें तमिल प्रदेश संस्कृति को राजनीतिक और सामाजिक आयाम दिया है। प्रोफेसर अरुरन के नंबी ने आत्मसम्मान आंदोलन को मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटने का प्रयास किया। सन 1925 और सन 1929 के दौरान उनके अनुसार पेरियार में अंधविश्वासों और पुरानी रीति रिवाजों के उन्मूलन पर अधिक जोर दिया। सन 1929 और सन 1931 के दौरान उनका प्रहार जाति और धर्म पर अधिक केंद्रित रहा। तीसरा चरण सन 1932 में पेरियार के यूरोप से लौटने पर आरंभ होता है और सन 1935 तक रहा। इसके दौरान पेरियार ने आंदोलन के कार्यक्रम में आर्थिक मुद्दे जोड़े, जिसमें रेलों, बैंकों, जहाजरानी का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत ऋणों की समाप्ति, सभी देशी रियायतों का एकीकरण, बैंकरों के लिए राजकीय सहायता इत्यादि। उन्होंने समाजवाद और रूस पर भी कुछ लेख छापे। इससे पता चलता है कि उन पर तब तक समाजवाद का प्रभाव पड़ गया था। चौथा चरण सन 1935 में आरंभ होता है, जब वे जस्टिस पार्टी की ओर या यूं कहें कि जस्टिस पार्टी उनकी ओर मुड़ी। और सन 1938 में जब वे जेल में थे, जस्टिस पार्टी ने उन्हें अपना सभापति चुन लिया। सन 1944 में पेरियार और उनके सहयोगी ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना की। कड़गम के नियमों में एक यह था कि इसके सदस्य सभी सरकारी उपाधियों को त्याग देंगे। संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, एक स्वतंत्र द्रविड़ राज्य की स्थापना करना था।